देखने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे भारत का अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को समझेंगे। सबसे पहले इसके हम एक सामान्य परिचय लेंगे कि इकोनॉमी है क्या, किस प्रकार जो है विश्व स्तर पर भारत में कैसे जो है इकोनॉमी व्यवस्था है, और इसके अतिरिक्त इकोनॉमी के कितने क्षेत्र है। आज की स्थिति में भारत पूरे विश्व के कौन से नंबर की इकोनॉमी बन गया, जैसे चौथे बड़े देश के रूप में आज इकोनॉमिकल दृष्टि से हम आ चुके हैं विश्व स्तर में। तो हम पूरे जो है इकोनॉमी को चीजों को समझेंगे। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का दो, पीएससी का दो, व्यापम का दो, आप इन सभी एग्जामों के लिए ये इकोनॉमी से कम 3 से 4 प्रश्न हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और बहुत छोटा सा सिलेबस से कोई हेवी नहीं है, तो आप हमारे साथ बने रहें और इसे चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अर्थव्यवस्था को। सबसे पहले अर्थव्यवस्था नाम से स्पष्ट है, अर्थ की व्यवस्था। अर्थ मतलब क्या? धन, संपत्ति। इसकी जो है हमें व्यवस्था करना है और इसी को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र कहा जाता है। शास्त्र वह होते हैं जिसमें संपूर्ण उसके आय व्यय, उसके सभी पहलुओं पर विशेष रूप से चर्चा किया जाता है, उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र एक शब्द का हमारे सामने आते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ है धन का शास्त्र, अर्थात धन का शास्त्र। धन का शास्त्र ये होते हैं। अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जो मानो एक धन है और धन की धुरी में गोल गोल घूम रहे हैं, जिसमें हम उसके संपूर्ण चीजें अवेलेबल रिसोर्स का जो है उपयोग हम करते हैं, और इसी उपयोग से मानव कल्याण, जन कल्याण और सभी चीजें जो है जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं धन का शास्त्र, अर्थशास्त्र को। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है धन के शास्त्र होते हैं। ठीक है, विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र जो है ग्रीक भाषा शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा से आई ओइकोनोमिया शब्द एक आता है। ओइकोनोमिया 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 शब्द से जो है ग्रीक भाषा के अर्थशास्त्र बना हुआ है। ओइकोनोमिया, ओइको का अर्थ होता है घरेलू, डोमेस्टिक। ठीक है, ओइको का अर्थ होता है घरेलू, डोमेस्टिक, और नोमिया का अर्थ होता है प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट करना। तो डोमेस्टिक मैनेजमेंट अर्थात हमारे जो घर के भीतर है उसमें उत्पादन है, उपभोग है, वितरण है, विनिमय है, उन सब की कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, किस प्रकार प्रबंधन किया जाता है, तो उसी शब्द से आया है आइकोनोमिया शब्द से। विश्व स्तर पर इकोनॉमी के अगर आप जनक की बात करें, ये प्रश्न बनते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के नाम पहले आते हैं। एडम स्मिथ ने शास्त्रीय धन के शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने एक किताब लिखा सन 1776 में। एडम स्मिथ ने, किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक एक किताब लिखा था एडम स्मिथ के द्वारा सन 1776 में। बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किताब को जो है इन्होंने लिखा, और इस किताब में धन के शास्त्रीय धन के बारे में इन्होंने बताया कि धन का जो व्यवस्था है वो शास्त्रीय है। शास्त्रीय धन के शास्त्र को जो है इन्होंने परिभाषित किया। यहां तक कि एडम स्मिथ के द्वारा जब इकोनॉमिकल परिभाषा दिए गए इकोनॉमी के, तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है एक विज्ञान की भांति है। अर्थव्यवस्था एक विज्ञान है। विज्ञान में जैसे हम वर्तमान के करंट डाटा, पास्ट में हुए कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए नई नई चीजें सीखते हैं, वैसे ही अगर हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ करना है तो हमें अपने पास्ट के चीजों को देखना पड़ेगा कि हम 1990 में हमारा इकोनॉमिकल स्थिति कैसा था और आज की स्थिति में कैसा है। केवल मुद्रा बढ़ने से आपके जो है अमीरी गरीब का फैसला नहीं होता है। आप यदि सोचते होंगे कि सबके पास पैसे आ जाए, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ सबके खाते में डल जाए, इससे हमारा जीवन आसान हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाले। क्योंकि पैसा तो बढ़ जाएंगे, पैसा तो बढ़ जाएगा, लेकिन मेन जो है उत्पादन शून्य होंगे। इससे क्या होगा? मुद्रा स्फीति की घटना हो जाएंगे,
और मुद्रा जो है कोई महत्व नहीं रहेगा। आपको बाजार जाएंगे, पैसा झोला में धर धर के जाना पड़ेगा टमाटर खरीदने के लिए भी, कोई मूल्य नहीं। तो कम से कम मूल्य किसका है? उत्पादन का है, प्रोडक्ट का होता है। तो अगर हमारे पास उत्पादन मजबूत है, उत्पादन अधिक हो रहे हैं, तो हमारी देश जो है आर्थिक स्थिति से उन्नति कर रहे हैं। ये चीजें रहता है। इसीलिए अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ ने कहा कि एक विज्ञान है, केवल कला नहीं है। कला भी मानने के पीछे तर्क है। यहाँ पर अगर हम इकोनॉमी को कला की दृष्टि से देखें, तो इकोनॉमी से हमारे जो डिजायर होती है, जो इच्छाएं होते हैं, हमारे जो नीड्स होती है, जो आवश्यकताएं होती है, ये सभी पूरा होते हैं। जैसे कि रंगमंच, मनोरंजन, ठीक है, जितने भी भौतिक संसाधन की वस्तुएं हैं, ये सभी आपके इकोनॉमी से ही हो सकते हैं, अर्थ से ही हो सकते हैं, धन से ही हो सकते हैं, बाकी चीजों से नहीं हो सकते। इसीलिए एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है, परिभाषा में इसकी अगर हम देखें एडम स्मिथ के, तो एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, धन का एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, कहा था इन्होंने। ठीक है। इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल के एक पॉइंट आते हैं। अल्फ्रेड मार्शल भी एक काफी इकोनॉमिस्ट रहे। अल्फ्रेड मार्शल ने सन 1890 में एक बुक लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। किसने? एक व्यक्ति का नाम आता है अल्फ्रेड, ये तो एडम स्मिथ जनक है, जनक के रूप में आप इसको लिख लेंगे, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल का नाम आता है। इन्होंने सन 1890 में एक किताब लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में इन्होंने अर्थशास्त्र की जो है परिभाषा दिया कि अर्थ जो है मानवीय व्यवहार के गुण को बताता है, मानवीय व्यवहार के गुण को बताता है। अन्यथा ये जो चीजें हैं, हमारे व्यवहार भी जो है दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो जाएंगे। यहाँ तो लोग पैसे देखकर ही आपकी इज्जत करते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसे है उसी को देखना, ज्यादा मान सम्मान मिलते हैं। आप और हम अगर आपके पास पैसे ना हो तो आपके कोई रिश्ता साथ नहीं देने वाला, कोई भी नहीं देते हैं। तो यहाँ आज की स्थिति में क्या हो रहे हैं, मानवीय जो व्यवहार है वो पैसे से निर्धारित हो रहे हैं। ठीक है। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं मानवीय व्यवहार को भी बताता है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अल्फ्रेड मार्शल के आधार पर अर्थशास्त्र है मानवीय व्यवहार। तो अर्थशास्त्र को मानवीय व्यवहार किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। इन्होंने मानवीय व्यवहार के रूप में परिभाषित किया। एक और विज्ञान इकोनॉमिस्ट है, वह है रॉबिन्स। रॉबिन्स ने भी मानवीय व्यवहार के पक्ष में कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है और यह मानवीय व्यवहार से मिला जुला है। मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं उन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपके पास अगर अच्छा खासा 1 करोड़ 2 करोड़ की राशि है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप जो है अच्छे खासा किसी दुकान में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ठंडा पानी पीने का इच्छा हो रहा है तो फ्रिज ले लेंगे। ठीक है। गर्मी लग रहा है तो आप एयर कंडीशनर, आप एसी लगा सकते हैं। अपने हम भौतिक शरीर को ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख देने का प्रयास करेंगे। जितना ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज है उतने ज्यादा हम उसका उपभोग करना चालू कर देते हैं। तो ये हमारे नीड की जितना हमारा जरूरत है और वैसे ही हमारे डिजायर बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमी एक विज्ञान है लेकिन मानवीय व्यवहार से जुड़ा हुआ है। मानव के द्वारा जो है उनके नीड्स, उनके जो डिजायर है, और डिजायर और नीड्स को दोनों को पूरा करने के लिए उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेस होना चाहिए। ये सब इनके द्वारा परिभाषित किए गए थे। लेकिन अपने भारत में अगर हम देखें, ये तो विश्व स्तर है, भारत में भी इकोनॉमी का जो है बहुत पहले से लोग जान गए थे कि अर्थ जब तक नहीं होगा तब तक ये जीवन नहीं चल सकता। इसीलिए हमारे वैदिक सभ्यता में अगर आप देखें, वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक काल से अगर हम देखें अपने संस्कृति में, अपने भारत की संस्कृति में, तो भारतीय संस्कृति में हमारे सामने दिखाई देते हैं हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो है कितने बताए गए हैं? तो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
देखिए, ये हमारे जो जीवन के 4 पुरुषार्थ है, उनमें से एक पुरुषार्थ अर्थ भी है। मतलब हमें सदियों से पता है कि बिना अर्थ के ये जीवन नहीं चल सकते, बिना अर्थ के नहीं हो सकता। लेकिन उस समय सर्वोपरि धर्म को रखा गया था। सबसे पहला पुरुषार्थ कहते थे धर्म। धर्मो जो है परमो धर्मः कह सकते हैं। धर्म ही परम धर्म है। और इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ी रक्षा। ये चीजें प्राचीन काल में सबसे ज्यादा चलता था। ठीक है, लेकिन कौन से धर्म, किस प्रकार के धर्म, अर्थात हम मानते हैं कि चोरी करना अपराध है, तो चोरी करना अपराध है, ये हमारा धर्म होना चाहिए। मानते हैं अगर हम दानवीर हैं, अपने आप को कहते हैं, जैसे कि दानवीर कर्ण के बारे में हमने सुना रखा है, उन्होंने अपने दान के जो शीलता है उसको परम प्रकाष्ठा तक के प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने शरीर के खुद जो है उनके रक्षा करने वाले कवच को भी दान कर दिए। तो यहाँ पर धर्म ये होता है कि जिस चीज को हम पालन कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा से हम पालन करें। ठीक है, ये नहीं कि हम चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दें। अगर आप मान लीजिए एक प्रशासनिक अधिकारी बन गए, जन सेवक बन गए, तो आप जन सेवा करें। ये नहीं कि इकोनॉमी तो आपको मिल रहा है, जितना मिल रहा है उससे ही आपका नेट से आपके डिजायर की पूर्ति हो सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा अगर आपकी लालच है तो यहाँ पर आपका जो धर्म है वो समाप्त हो रहा है। आप अपने कर्तव्य को सही नहीं कर रहे हैं। तो सर्वोपरि हमारा कर्तव्य होता था, ये थे वास्तविक धर्म। ये नहीं कि आज की स्थिति में कहेंगे कि हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन चोर चंडाल है, लोगों को गाली बक रहे हैं, लोगों को भला बुरा कर रहे हैं, तो क्या आप धर्म का पालन कर रहे हैं? सबसे पहले अपनी माँ बाप की इज्जत करें, तभी तो ये धर्म सर्वोपरि होगा। आज धीरे धीरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हो गया है। मतलब अर्थ हमारे जो पुरुषार्थ है ये फर्स्ट नंबर पर आ गया है, सबसे बड़ा। कोई बाप बड़ा न भैया वाली बात हो गए है, सबसे बड़ा हो गया है अर्थ। आज लोग अर्थ के पीछे ही भाग रहे हैं। अर्थ के जरूरी है, सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो अर्थ तो उस समय भी जरूरी था। भैया पढ़ोगे तभी नौकरी मिलेंगे, और नौकरी मिलेगा तो पैसा मिलेगी बात है, पैसा मिलेगा तो छोकरी मिलने वाली बात है, ये चीजें हैं। तो बाप को भी पता है कि बेटा पढ़ेगा, इसलिए आपको बचपन से पढ़ा रहे, तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ोगे तभी पैसा मिलेंगे। अच्छे खासा पढ़ाई करें, नौकरी करें, तब जो है आप अपने जीवन को चला सकते हैं और फिर काम की ओर जाएं। काम मतलब एक प्रकार के वैवाहिक जीवन, स्त्री पुरुष दो लोगों की रहने की चीजें अगर हम देखें, जो हमारी भौतिक सुख है, हमारे शारीरिक सुख है, वो काम से जुड़ा हुआ है। और आज की स्थिति में बिना अर्थ के प्रयास से ही हम काम में चले जाते हैं, ये भी अब बढ़ रहा है। लोग जो है छोटे छोटे बच्चे आपको इसमें अब जो है संलिप्त हुए दिखाई देते हैं काम के रूप में। ठीक है, ये स्थिति हो चुका है। तो यहाँ पर काम सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं था, ये तो केवल हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का एक चरण थे, हम अपने वंश को जो है इसमें डाल सके, इसलिए ये भी एक पुरुषार्थ माना जाता था। लेकिन आज की जनरेशन में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो अर्थ कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ गंवा रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल यहाँ पर डाल दे रहे हैं, और यही चीजें, जबकि ये थर्ड नंबर पे था। काम कोई बहुत भारी चीज नहीं है, और काम के बाद तो अंतिम जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, जिसमें हम सभी को मोक्ष हो जाना है। इस जीवन को, इस देह को त्याग देना है। तो शारीरिक जो आपके देह है आप अच्छे से करें। तो यहाँ पर अर्थ जरूरी है, पैसा जरूर कमाएं, लेकिन धर्म भी जरूरी है, और फिर उसके बाद आप काम की ओर जाएं, अपना जीवन बताएं। जैसे आपने 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 25 साल तक खूब पढ़ा करें, खूब पढ़ो आप लोग 25 साल तक। फिर 25 साल की अवस्था हो जाए तो नौकरी मिल जाना चाहिए 25 साल में, इतना पढ़ाई करो। 25 साल की अवस्था में नौकरी मिल गया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ, आजकल के जीएफ बीएफ वाली टाइप के नहीं। ठीक है, अन्यथा फिर आपका जीवन समझिए गया। किस लिए पैदा हुए हैं भाई? आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही करना है, तो इकोनॉमिकल सही करना है, तो हमारे जो पुरुषार्थ ये भी बताए हैं। तो ये चीजें था। तो वैदिक काल से ही हमें पता है कि अर्थ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हमारे पास इन सब के लिए क्रिया आते हैं, कार्य। कार्य हम 2 प्रकार के करते हैं, एक हम करते हैं आर्थिक क्रिया और एक करते हैं अनार्थिक क्रिया। क्या होता है आर्थिक और अनार्थिक क्रिया, चलिए समझते हैं। इन सभी के लिए हम 2 प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। क्रिया में एक होता है आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया करते हैं
और एक होता है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया कर रहे हैं। आर्थिक क्रिया क्या है? ऐसी क्रियाएं जिसमें हमें अर्थ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, ऐसी क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और अनार्थिक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें हमें केवल संतोष मिलता हो, धन वन कुछ नहीं मिलता है। रक्तदान करना, मान लीजिए कहीं रक्तदान आप कर रहे हैं, क्या आपको कोई संतोष मिलेंगे, कोई धन मिलेगा? नहीं मिलते हैं। रक्तदान करेंगे, शरीर आपका रक्त जाएगा और आपके शरीर को फिर रक्त क्रियाकार करने के लिए खाना पीना पड़ेंगे। ठीक है। जैसे दान धर्म करना, कोई भी आप दान धर्म के कार्य करते हैं तो भी ये अनार्थिक क्रिया है। साधु सन्यासी लोग अनार्थिक क्रिया करते हैं। यहाँ पर तो साधु सन्यासी जितने भी हमने रिसोर्सेस का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी चीजें आध्यात्मिक चीजें करते हैं, मतलब आपके मन को संतोष देने वाले करते हैं। ये इससे हमारा आर्थिक चीजें नहीं बढ़ेंगे, इससे तो घटता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई जो है व्यक्ति मांगता है, भैया भगवान के नाम पे कुछ रुपए हमें दे दो। आप मुझे 1 दोगे तो आपको 10 देगा, वो आपको 100 देगा, परमेश्वर के लिए हमें दे दीजिए। ऐसे मांगते हुए हमें चंद लोग मिल जाते हैं। आप उनसे कहिए कि आप ही मुझे दे दीजिए और आपको भगवान 100 रुपए दे, वो व्यक्ति देगा क्या? बोलिए, नहीं देंगे। तो यहाँ पर दान धर्म करेंगे तो हमारा इकोनॉमिकल जो है वो गिरावट होगा। इससे केवल हमें आत्म संतुष्टि मिलता है, खुशी मिलता है। मान लीजिए आपने किसी को दान कर दिया तो इससे खुशी मिलेगा, लेकिन पैसा की बढ़ोतरी नहीं होने वाला। 1 दोगे तो 10 पाओगे वाली बात खराब है। अगर आप कहते हैं मान लीजिए 1 देना है तो 10 पाओगे, तो वो उसी व्यक्ति को बोलिए कि मुझे 1 दे दो, आप ही 10 पा जाओ। तो ये स्थिति है। तो ऐसी क्रिया जिसमें हमें केवल संतोष मिलते हो, आत्म खुशी मिलता है, मन की जो इच्छाएं हैं वो शांत होता है, तो ये क्रिया होता है अनार्थिक क्रिया में। तो देखा जाए तो ये भी जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा धन अर्थ के दृष्टि में तो खैर पैसा है, लेकिन मान से दृष्टि से देखेंगे तो संतोष रूपी धन है। जीवन में संतोष होना अनिवार्य है। ये चीजें हैं, इसीलिए अनार्थिक क्रियाएं भी बीच बीच में करते रहें ताकि मन हमारा संतुलन अवस्था में रहे। ठीक है। आर्थिक करेंगे ही, पैसे के पीछे तो लोग भागते ही है, दौड़ते भागते रहते हैं, सब कार्य करते हैं पैसे के लिए। ठीक है, ये चीजें आते हैं। अब आते समझते हैं अर्थव्यवस्था के कितने आधार स्तंभ हैं। तो अर्थव्यवस्था के 5 आधार स्तंभ माने गए हैं। इसके प्रमुख अगर हम आधार स्तंभ की बात करें, अर्थव्यवस्था के कितने आधार स्तंभ हैं, तो इसके 5 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। एक है उत्पादन, उत्पादन है, एक है उत्पादन, दूसरा है उपभोग, उपभोग, एक उत्पादन है, दूसरा उपभोग है, तीसरा वितरण है, वितरण, और चौथा इसके है विनिमय, विनिमय, और पांचवा है लोकवित्त, पांचवे है लोकवित्त। इस प्रकार जो है 5 आपके आधार स्तंभ माने गए हैं इकोनॉमी के। क्या होते हैं ये 5 आधार स्तंभ? तो उत्पादन, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई नई चीजों का जो कच्चे माल है, प्रोडक्ट है, उससे नई नई चीजें का निर्माण करते हैं, वो उत्पादन कहलाता है। फिर इस निर्माण कार्य को लोगों को सप्लाई करते हैं, कंज्यूमर उपभोक्ता को देते हैं, और वह उसके बदले हमें कुछ शुल्क देते हैं, इसी को उपभोग कहते हैं। फिर इसके हम वितरण करते हैं, बांटते हैं, जो भी इकोनॉमिकल हमें प्राप्त होगा, धन प्राप्त होंगे, इसको बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। विनिमय सप्लाई किए जाते हैं। लोकवित्त, संपूर्ण पैसा को लोगों के हित के लिए भी खर्च किए जाते हैं, ये जरूरी है। तो यहाँ पर ऐसे 5 आधार स्तंभ माने गए हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे आ सकता है निर्णय, निर्णय जिसके पास शक्ति होगा, किसके पास शक्ति है, इसके आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। फिर एक बांटा जा सकता है विकास के आधार पर, एक विभाजन कर सकते हैं विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, और एक विभाजन कर सकते हैं बाजार के आधार पर, बाजार के आधार पर। निर्णय या शक्ति के आधार पर, और विकास के आधार पर, और बाजार के आधार पर। ठीक है। निर्णय या शक्ति को आप नियंत्रण भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो है अर्थव्यवस्था को
प्रकार को अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था के प्रकार को 3 भागों में विभाजित करेंगे। एक नियंत्रण के आधार पर, कौन जो है कंट्रोल करेगा, कौन नियंत्रित करेगा। एक विकास के आधार पर बांटेंगे और एक देखेंगे बाजार के आधार पर। अगर हम इसके आधार पर चीजों को समझें तो नियंत्रण के आधार पर क्या है, नियंत्रण किस चीज का नियंत्रण है। जैसे इकोनॉमी में अलग अलग चीजों का नियंत्रण होते हैं, सरकार का नियंत्रण होता है, निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। जैसे आपका अगर स्वयं का दुकान है तो उस दुकान में जो भी चीजें सामग्री बेचोगे उस पर आपका नियंत्रण रहेंगे कि आप क्या बेचना चाहते हैं। आप दुकान को, अपनी दुकान निजी दुकान है तो आप दुकान को कितने टाइम ओपन करना चाहते हैं, कब कब उसको बंद करना चाहते हो, आपके स्वतंत्र निर्णय के आधार पर है। मान लीजिए आपको काम पर 11 बजे जाना है और खुद की शॉप है तो आपको कोई रोकेगा क्या, नहीं रोक सकते। तो ये इसी को हम कहते हैं कंट्रोल, नियंत्रण। तो नियंत्रण के आधार पर अगर हम देखें तो नियंत्रण के आधार पर पूरे विश्व की इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यहीं से आते हैं 3 प्रकार की इकोनॉमी। तो नियंत्रण के आधार पर, शक्ति के आधार पर इसको हम 3 विभागों में विभाजित करेंगे। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। एक हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और थर्ड हो जाएंगे इसके मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है हमारे नियंत्रण या कंट्रोल के आधार पर इकोनॉमी बनते हैं। ठीक है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और तीसरा मिश्रित। ठीक है, मिश्रित इकोनॉमी। अगर हम इसे समझे एक शब्दों में क्या है तीनों। जैसे एक शहर है, मान लीजिए एक शहर है, मान लीजिए आपके खैरागढ़ है। ये खैरागढ़ शहर में क्या हो कि जितने भी स्कूल है, अस्पताल है, जितने भी दुकान है, सभी पर केवल निजी व्यक्ति का अधिकार हो। जितने आप स्कूल, जैसे गवर्नमेंट स्कूल देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल एक भी नहीं है। ठीक है, ना के समान है। और सब पर जो अधिकार है किसके हैं, निजी कंपनी का है, निजी व्यक्ति का है। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें नजर आता है कि शासकीय स्कूल भी रहता है, निजी स्कूल भी रहते हैं ना, अलग अलग पढ़ने के लिए। तो क्या हो कि पूरे चारों तरफ हमें केवल निजी निजी दिखाई दे, तो पूरे शहर पर जो मार्केट है उसमें किसका कंट्रोल होगा, निजी व्यक्तियों का होगा। भाई मान लीजिए स्कूल चला रहे, पूरे निजी स्कूल चल रहा है, एक भी शासकीय स्कूल नहीं है, तो फीस वगैरह डिसाइड करने का अधिकार निजी व्यक्ति के हाथों में होंगे। अब इन लोग मनमानी तरीके से फीस वसूल सकते हैं। अब लोगों को जो है शिक्षा से वंचित जो गरीब वर्ग है उसके लिए कहीं ना कहीं इतना पूंजी देना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए शासकीय स्कूल भी हमें दिखाई देता है और निजी स्कूल भी दिखाई देते हैं। लेकिन पूंजीवादी इकोनॉमी में अधिकतर जो कार्य है वो निजी क्षेत्र करते हैं। इसमें उत्पादन, जो हमने 5 आधार स्तंभ बताए थे, उत्पादन, वितरण, विनिमय, ठीक है, उपभोग, इन चारों चीज पर आपके लोक वित्त को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए फंड है, तो इन चारों चीजों पर जो है अधिकार किसका होता है, निजी व्यक्ति का होते हैं। इसमें पूंजीपतियों का जो है बोला वाला रहते हैं, जो है पूंजीवादी इकोनॉमी में, नाम से स्पष्ट है पूंजीवादी इकोनॉमी। तो इसमें जो है मैक्सिमम पूंजीपतियों का ही जो है बोले वाला रहते हैं। पैसा निवेश करो और उस निवेश के बाद जो भी प्रॉफिट होता है स्वयं का होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अच्छा खासा पैसे हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, आप एक प्रोग्राम, एक अच्छा खासा मार्केट जो है एप्स बनाना चाहते हो। चलिए ऐप का उदाहरण ले लेते हैं, आजकल एप्स बहुत चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक ऐप बनाना चाहते हो, गेमिंग्स ऐप, कोई भी एक ऐप बनाना चाहते हो। अब ऐप बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक प्रोग्रामर का, प्रोग्रामर प्रोग्रामर का जरूरत पड़ेगा जो पूरे प्रोग्राम को जो है निर्माण करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए चीजों की जरूरत पड़ेंगे, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर, जिसको नॉलेज होगा, इन सभी मिलकर एक एप्स का तैयार करेंगे। और एप्स की जो कमाई होगा, अगर मान लीजिए विश्व स्तर पर ये एप्स अच्छा खासा चल पड़ा,
जैसे आजकल लोग पबजी खेलते हुए मिल जाते हैं, अच्छा खासा ये भी गेम चल पड़ा था। तो ऐसे ही कोई गेम बनाया और जो अच्छा खासा चल गया, मतलब करोड़ों का आपका प्रॉफिट हो गया। आपने निवेश किया 1 करोड़ रुपए, प्रोग्रामर को आप क्या दोगे? क्या पूंजी दोगे उसका फायदे का? नहीं, केवल आप उसको वेतन दोगे। ये केवल मजदूर है, ठीक है। और मजदूर और मालिक जो आपने निवेश किया है, आपके पास केवल पैसा था, आपने निवेश कर दिया और वो पैसा जो है आपके 1000 गुना बन गए, क्योंकि पूरा अच्छा खासा प्रोग्रामर बना दिया, जबकि बनाने वाले यही सब थे बेचारे, ठीक है। मतलब दूसरे की शक्ति का इस्तेमाल कर लिया गया, ठीक। पैसा है तो कुछ भी करे वाला, तो दूसरे के शक्ति के इस्तेमाल करके उनके ही बनाए हुए एप्स को जो है मार्केट में बेचना चालू कर दिया, जिससे करोड़ों रुपए इनकम हो गए। तो ये जो चीजें हैं, प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाता है कंपनियों के मध्य। अब इसमें कई बार ऐसे प्रतिस्पर्धा बढ़ते हैं कि कम कीमत करने का प्रयास करते हैं, ये होता है। तो प्रतिस्पर्धा बाजार में बढ़ता रहता है। उत्पादन पर जो है किसका नियंत्रण होगा? पूंजीपति का नियंत्रण होगा। क्या चीजें उत्पादन करना है, सब कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। पूरा मार्केट जो है पूंजीपतियों के नियंत्रण में होते हैं। ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्लियर है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें निजी क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है और सरकार का नगण्य योगदान होगा। सरकार केवल विधि या कानून को देखरेख करेगा। जैसे प्राइवेट दुकान पर भी कानून लागू होता है सरकार का। सरकार जैसे निजी स्कूल, क्या निजी स्कूल में सरकार का कानून लागू होता है कि नहीं? होते हैं। भाई निजी स्कूल है तो ऐसे थोड़ी ना मनमानी करेंगे, बच्चे वहां भी पढ़ते हैं, शासकीय स्कूल में भी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट का जो नियम हो सबके लिए है, एक व्यक्ति शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए नहीं है, ठीक है। सबके लिए अनिवार्य नियम रहते हैं, और चाहे शासकीय में पढ़े चाहे निजी में पढ़े, ठीक है। गवर्नमेंट के केवल नियम बनाने का निर्माण करते हैं, किसके में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। बाकी ये कुछ कंट्रोल नहीं करता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वितरण है, वितरण, विनिमय, और इससे पहले अगर हम उत्पादन डालें, उत्पादन, विनिमय, वितरण, इन सब पर किसका अधिकार होता है? निजी क्षेत्र का। निजी क्षेत्र का जो है इसमें योगदान होता है, इसी के प्रभाव में रहते हैं। बाजार में इसमें क्या बढ़ेगा? बाजार में इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ता है। बाजार में इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, एक लोग दूसरे लोगों से जलन, एक प्रकार के प्रतिस्पर्धा, ये इतने में बेच रहा है तो मैं इतने में बेचूंगा, ठीक है। मैं जो है कम से कम रेट पर अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बाजार में लेकर आऊंगा, ताकि मेरा जो सामान है वो बाजार में ज्यादा बिक जाए। मांग और पूर्ति पर हमेशा संघर्ष बना रहता है। जैसे जितना ज्यादा मांग होगा उतने ज्यादा पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। ये चीजें होते हैं। क्लियर है? ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें, या कहें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका उदाहरण अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके उदाहरण में अमेरिका, अमेरिका एक पूंजीवादी इकोनॉमी है। अमेरिका है, हाँ, ब्रिटेन है, ये सब आपके पूंजीवादी इकोनॉमी के रूप में चलते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में लिख लीजिएगा अमेरिका। अमेरिका एक पूंजीवादी इकोनॉमिकल देश है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर हम समझें क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो नाम से स्पष्ट है, समाजवादी मतलब इसमें लाभ का उद्देश्य नहीं होते हैं। जैसे पूंजीवादी में केवल लाभ का उद्देश्य था, इसीलिए उस व्यक्ति ने निवेश किया और करोड़ों रुपए कमा लिए, लाभ का उद्देश्य था। क्या कल्याण का उद्देश्य इसमें होगा? नहीं होंगे। इसमें समाज कल्याण का उद्देश्य रहता है। कहते हैं कि हम व्यक्तिगत लाभ नहीं लेंगे, जितने भी उत्पादन है, वितरण है, उपभोग होंगे, सब पर सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। लेकिन विश्व स्तर पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को उतने अच्छे से नहीं मानते हैं, ठीक है। चीन में थोड़ा सा समाजवादी अर्थव्यवस्था भिन्न है। सबसे ज्यादा अगर कहीं जटिल समाजवादी इकोनॉमी है, नहीं, उत्तर कोरिया में। उत्तर कोरिया में सबसे ज्यादा कठिन समाजवादी इकोनॉमी है, जटिल रूप से उसको पालन करते हैं समाजवादी इकोनॉमी को। यहाँ पर जितने व्यक्ति जितना सामर्थ्य है उसको उतना ही
मिलेगा। और ये आपस में बांटा जाता है जितने इनकम होते हैं। जैसे कि उत्तर कोरिया आप सुने होंगे, डिक्टेटरशिप का एक उदाहरण है, कई बार सुने होंगे, किम जोंग उन वाली, है ना, कभी सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही है वहां, तानाशाही टाइप के शासन चलते हैं उत्तर कोरिया में। अब वहां की जो इकोनॉमी है, किस प्रकार की इकोनॉमी है, समाजवादी इकोनॉमी है। इनको जो है हर एक चीज पर सरकार का नियंत्रण है। आपको क्या काम करना है, आपको कितना पढ़ना है, आपको जो है क्या खाना है, क्या पीना है, उपभोग, उत्पादन, क्या उत्पादन करना है, ये भी फैसला सरकार लेगा। सोचिए, सरकार अगर अच्छा रहा तब तो ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए काम किया तो, अन्यथा डिक्टेटरशिप बनेंगे, तानाशाह हो जाएगा। तो समाजवादी एक प्रकार के गवर्नमेंट अच्छे होने पर ठीक है, सोच अच्छा होने पर, क्योंकि इसमें जितने भी इनकम होगा, जितने भी कमाई होगा, सबको बांट दिया जाएगा, ये होता है। ये इस प्रकार ऐसा है जैसे एक शहर, सेम एग्जांपल हमने निजी स्कूल को लेकर दिए। मान लीजिए खैरागढ़ एक शहर है, खैरागढ़ में आपको पूरे हर जगह शासकीय संस्थान दिखे, शासकीय हॉस्पिटल, शासकीय जो है स्कूल, ठीक है, और इस पर केवल गवर्नमेंट का नियंत्रण, पूरे शासकीय। तो गवर्नमेंट अगर अच्छा रहा तो ठीक है, अन्यथा आपसे ज्यादा चार्ज भी ले सकता है, क्योंकि निजी नहीं है। बिल्कुल हो सकते हैं, गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा चीजें ले सकते हैं। कई बार देखना, हम सरकार को कई बार गरियाते रह जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इतना लूट खसोट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमेशा पूरे के पूरे गवर्नमेंट होना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, अगर सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो। अन्यथा है तो अच्छा चीजें, कोई बुरा चीज नहीं है समाजवादी इकोनॉमी। सामाजिक के दृष्टि से सबको समान भाव से देखा जाएगा, जो भी कमाई होगा सब में आपस में बांट दिया जाएगा। ऐसे विश्व बाजार से कोई मतलब नहीं रहता है, विश्व में क्या चल रहा है, अपने ही देश के उत्पादन और उपभोग से मतलब रहते हैं, ठीक है। निजी, चूंकि निजी क्षेत्र का योगदान इसमें शून्य रहता है, इसलिए यहाँ के कोई भी व्यक्ति निजी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। मतलब यहाँ जाकर आप प्लांट नहीं लगा सकते, उद्योग नहीं लगा सकते। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्लांट लगाते रहते हैं, जैसे अभी सुई खदान में सीमेंट के लिए हो रहे ना, प्लांट के लिए। और ये प्लांट शासकीय है कि निजी है? निजी है। श्री सीमेंट कोई शासकीय कंपनी नहीं है, निजी कंपनी है। अब इस निजी कंपनी के लिए भी जो है परमिशन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जमीन आवंटन किए जा रहे हैं। तो निजी कंपनी को अपने देश में दिए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में नहीं मिलेंगे। कंट्रोल गवर्नमेंट करेगा, और जो भी उत्पादन होगा उसमें सब में आपस में बांटा जाएगा। अगर सरकार की मंशा ठीक है तो ठीक है, अन्यथा गए। तो ज्यादा निजी होना भी नुकसानदायक है अपने देश के लिए, क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है, और ऊपर से हमारे देश की स्टार्टिंग से ही इकोनॉमी, जो फाइनेंशियल स्थिति है, बहुत सारे लोगों का कमजोर है। तो निवेश तो कर भी नहीं सकते। यहाँ तो एक दिन खाओगे और एक ही दिन कमाओगे वाली बात है, एक दिन कमाओ एक दिन खाओ, कुल मिला के तुरंत कमाए तुरंत खाए, ऐसी स्थिति है करोड़ों का, ठीक है। अगर काम पे नहीं जाएंगे तो उस दिन खाने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये स्थिति चल रहा है देश में। तो ऐसे में हम कहाँ पर पूंजीवादी इकोनॉमी को अपना सकते हैं? पूरे निजी क्षेत्र कर दे तो फिर बाकी लोग तो गरीब मर जाएंगे, अमीरी गरीबी भेदभाव ज्यादा आ जाएगा, जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा, अमीर हो तो अमीर होते जाएंगे। अगर पूरे शासकीय कर दिया जाए तो फिर कोई व्यक्ति स्वयं का उद्योग भी नहीं लगा सकता। मतलब अगर आप अपने कार्य कौशल को, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहेंगे तो ये बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेंगे। इसमें नया नवा विचार बढ़ता है। पूंजीवादी इकोनॉमी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, नवा विचार बहुत आते हैं, नई नई डेवलप चीजें करते रहते हैं, क्योंकि पैसा है। अब फंड ज्यादा है तो आप सोचेंगे ना कि नया नया क्यों ना इन्वेंशन किया जाए। तो जितने भी इन्वेंशन होते देखना, इधर से अमेरिका से ही अधिकतर हमें सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए इन्वेंशन अधिक से अधिक आते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अमेरिका तो चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति भी है वैज्ञानिक इन्वेंशन में देखें तो, है ना। तो नए नए चीजें इन्वेंशन होते हैं पूंजीवादी इकोनॉमी में, समाजवादी में संभव नहीं है,
क्योंकि निजी क्षेत्र का योगदान इसमें क्या है, नगण्य है। तो समाजवादी इकोनॉमी में सभी पर कंट्रोल किसका होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। सार्वजनिक का अर्थात सरकार का कंट्रोल होता है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है समाजवादी इकोनॉमी में। क्लियर है। अब आते हैं मिश्रित इकोनॉमी। ये है अपने देश की इकोनॉमी, मिश्रित इकोनॉमी। ठीक है, मिश्रित इकोनॉमी क्या होता है, सेम स्कूल और कॉलेज, मान लीजिए अस्पताल जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे खैरागढ़ के ही अगर ले, खैरागढ़ में अगर आप आसपास पूरे देखोगे तो बैंक देखिए, बैंक देखोगे तो आपको शासकीय बैंक भी मिलेंगे और प्राइवेट बैंक भी मिलेंगे। शासकीय बैंक जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, प्राइवेट बैंक भी है यहाँ पर। कौन कौन से, इंडिया बैंक है, एचडीएफसी बैंक है ना, एचडीएफसी भी है, पंजाब शासकीय है, पंजाब शासकीय बैंक है, सार्वजनिक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई भी सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, और एचडीएफसी नहीं है, कौन सा है खैरागढ़ में, तो हमारे सामने बैंक में भी दिख रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल यहाँ पर शासकीय हॉस्पिटल भी है, निजी हॉस्पिटल भी है। स्कूल देखिए, शासकीय स्कूल भी है, निजी स्कूल भी है। ठीक है, कॉलेज में अगर देखें तो अभी शासकीय कॉलेज है लेकिन निजी कॉलेज अभी नहीं के समान है, हो सकता है आगे चलकर ओपन हो जाए। तो हमारा जो ये शहर है यहाँ पर दो लोग काम कर रहे हैं, निजी और शासकीय दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा इकोनॉमी जिसमें निजी क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र दोनों मिलकर काम करें, ठीक है, दोनों मिलकर काम करें, उसको हम कौन सी इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर है। तो इसमें निजी का भी योगदान होता है और शासकीय का भी योगदान होता है, सरकार का भी योगदान होते हैं। तो निजी और शासकीय दोनों का मिला जुला रूप रहते हैं। कुल मिला के पूंजीवादी इकोनॉमी भी और समाजवादी इकोनॉमी भी, तो दोनों के मिला जुला रूप को हम कहते हैं मिश्रित इकोनॉमी। भारत में मिश्रित इकोनॉमी जो है 1929 1929 में जब मंदी पड़ा था भारत में, उस समय जो है मिश्रित इकोनॉमी के एक प्रकार के प्लान रख दिए गए थे लेकिन अपनाया नहीं गया था। 1929 में इकोनॉमी में मिश्रित इकोनॉमी भारत में नहीं अपनाए गए थे, लागू नहीं हुए थे, बट एक प्रकार के सोचा गया था कि हमारे देश में ऐसी इकोनॉमी होना चाहिए। हमारा जो देश है 1947 के पहले अगर देखें तो ब्रिटेन की उपनिवेश थे, हम उपनिवेशिक थे, गुलाम थे ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर उपनिवेशिक इकोनॉमी था, ब्रिटेन जो भी कमाई करता वो अपने उद्देश्य के लिए करते थे, जो भी उत्पादन करते वो अपने उद्देश्य के लिए करते हैं, भारत के लोगों को कोई मतलब नहीं था उनको। जैसे अलग अलग खेती कराना, नील की खेती कराना सुने होंगे, है ना, ये सब खेती जो कराते थे वो स्वयं के फायदे के लिए कराते थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि भारत के लोग भूखे मरेंगे कि क्या होंगे, ऐसी स्थिति था। तो यहाँ पर मिश्रित इकोनॉमी में अगर हम देखें तो ये अपनाया कब गया, आजादी के बाद 1947 के बाद जब पहला औद्योगिक नीति लाया गया था 1948 में, 48 में भारत की पहला औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत की पहला औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति 1948 1948 1948 में जो है मिश्रित इकोनॉमी के प्लान को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। तो ये प्रश्न बन सकते हैं कि मिश्रित इकोनॉमी जो है भारत में कब अपनाया गया था, तो 1948 में। ठीक है, पहली बार मिश्रित इकोनॉमी पर आधारित पंचवर्षीय योजना कब आया था, अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्योंकि मिश्रित इकोनॉमी बन गया भारत, दोनों का मिला जुला रूप है कि हम शासकीय भी रखेंगे निजी भी रखेंगे। इसका फायदा है भाई, निजी है तो आप अगर आपके पास पैसा हो गया, आपकी सोच अच्छी है तो आप इन्वेंशन कर सकते हैं। अगर गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, तो उनको शिक्षा के लिए शासकीय तो होना ही चाहिए संस्थान, अन्यथा फिर उस अशिक्षित रह जाएगा। जिसके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, वो काम कैसे कर पाएगा। इसलिए दोनों का मिला जुला रूप रहा। इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा कम रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बाजार में प्रतिस्पर्धा किसमें रहते हैं, पूंजीवादी में। ठीक है, मिश्रित इकोनॉमी में नहीं रहते हैं। क्लियर है। ठीक है, भारत में कब अपनाया गया था, 1948 में। ठीक है, बन जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना आया था मिश्रित इकोनॉमी पर आधारित, जो लागू होने के साथ 1951 में।
1951 में। हाँ, मिश्रित इकोनॉमी पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लागू डेट है 1951 है। क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं विकास के आधार पर कितने भेद हैं। ये तो हो गया नियंत्रण के आधार पर। विकास के आधार पर हम भारत कौन सी इकोनॉमी में आते हैं, किस प्रकार है। तो नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार के बांटे गए हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, क्लियर है? पूंजीवादी निजी क्षेत्र का विशेष योगदान, समाजवादी पूरे का पूरा शासकीय क्षेत्र का विशेष योगदान, मिश्रित इकोनॉमी दोनों का मिला जुला रूप। अब आते हैं विकास के आधार पर। विकास विकास के आधार पर अगर हम इकोनॉमी को देखें तो हमारे पास आता है विकसित इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, और एक होते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। ये क्या है इसे समझते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। कभी कभी विकासशील अर्थव्यवस्था में अल्प विकसित लिखा होता है, मतलब विकसित से थोड़ा कम विकसित, विकसित तो है लेकिन कम है, ये कह दिया जाता है। अब यहाँ पर 3 टाइप से भी बांटे गए हैं, विकासशील कंट्री, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अविकसित कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर विकसित कंट्री में अगर हम देखें तो विकसित अर्थव्यवस्था में कौन से देश आते हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, रूस है, ये सभी जो कंट्री है विकसित इकोनॉमी वाले कंट्री है, जर्मनी है, सभी विकसित कंट्री के रूप में गिने जाते हैं। विकसित देश में होते क्या है, तो बिजली अच्छा रहेंगे, 24 घंटे बिजली, सड़क बढ़िया बढ़िया, ऐसे सड़क रहेगा कि बैठकर वहीं बिछाकर खाना खा लो। ठीक है, अपने यहाँ की सड़क में ऐसे नहीं कि फट से इधर गुटखा खाए थूके पता नहीं चलेगा कि खाना खा रहे हो थूक आ गया किसी का, ऐसा हो जाता है। यहाँ तो बस में जाते जाते भी कोई बाहर थूक देते हैं। विकसित कंट्री में हर एक चीज जो है आपको साफ सुथरा दिखाई देंगे, सड़क अच्छे रहेंगे, बिजली 24 घंटे रहेगा, शिक्षा जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे हमारी बुनियादी चीजें रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, आजकल शिक्षा भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी आवश्यकता है, वो विकसित कंट्री में भरपूर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो इकोनॉमी है, प्रति व्यक्ति वो भी सबसे अधिक होते हैं। हर व्यक्ति के कम से कम लाखों रुपए जो है सेविंग्स बच जाते हैं। इकोनॉमी यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, विकासशील कंट्री में ऐसे देश आते हैं जो अभी विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर नए नए उद्योग लग रहे हैं। इसमें पूरा उद्योग लग चुका होता है, यहाँ पर उद्योग लग रहे हैं। इसमें आमतौर पर कृषि क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है, लेकिन कृषि क्षेत्र धीरे धीरे घट रहे हैं, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे कंट्री आते हैं विकासशील में। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित रहते हैं, बुनियादी आवश्यकताएं भरपूर रहेंगे। विकासशील कंट्री में बुनियादी आवश्यकता उतने ज्यादा नहीं रहते, जैसे शिक्षा के दृष्टि से भारत देखा जाए तो पिछड़ा है, अभी उतने ज्यादा अभी हमने शिक्षित नहीं किए हैं, और कर भी रहे तो नामात्र साक्षर लोगों के हम पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए, अगर कोई बच्चा जितना ज्यादा पढ़े वो सरकार पढ़ा दे, जितना ज्यादा वो काम करना चाहे गवर्नमेंट करे, सो वो अपने मेमोरी का फुल इस्तेमाल करेगा, नए नए चीजें इन्वेंशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए भारत जुगाड़ में पहला है। जुगाड़, बिना पढ़े लिखे वाली डिग्री, कुछ भी जोड़ो काटो, लेकिन वैसी को अगर शिक्षा का दिशा दे दिया जाए तो बड़ा से बड़ा चीजें इन्वेंशन किया जा सकता है। तो भारत जो है विकासशील देशों में गिना जाता है।
ठीक है, तो ये प्रश्न जरूर याद रखना कि भारत कौन सी इकोनॉमी है विकास के आधार पर। तो भारत जो है एक विकासशील कंट्री के रूप में आते हैं, विकासशील कंट्री में है। ठीक है, आज अगर आप भारत को देखेंगे पूरे विश्व स्तर पर, भारत को अगर आप देखते हैं पूरे विश्व स्तर पर, तो भारत 4th नंबर पर, नाम मात्र अगर जीडीपी के आधार पर देखा जाए, नाम मात्र जीडीपी के आधार पर, तो 4थे नंबर की इकोनॉमी वाले देश बन गए हैं। आज पूरे विश्व में 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ, अमेरिकी डॉलर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हमारे भारत की जीडीपी हो गया है। सोचिए कितना बड़ा जीडीपी हो गया है। ठीक है, तो चौथा, पूरे विश्व में चौथा बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत का। तो ये प्रश्न बन सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था विकासशील में जरूर है, लेकिन आज वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व में कौन से नंबर के हो गए हैं? 4th नंबर के, चौथे नंबर के हो गए हैं। फर्स्ट नंबर पर अगर आप विश्व स्तर पर देखेंगे तो कुछ विकसित कंट्री के नाम आते हैं, जैसे अमेरिका। अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका का आप 30 ट्रिलियन डॉलर है, समझिए कितना यहाँ पर इनकम है। एक तो आबादी कम है, आबादी हमारे, हम तो आबादी में ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका में अगर आप देखोगे तो 30 ट्रिलियन डॉलर, भारत अभी 4 ट्रिलियन में पहुंचा है। इतने समय पे हम 4 में पहुंचे और अमेरिका कहाँ पर है? 30, हमसे कम से कम 7 से 8, 7.5 8 गुना। सोचिए 8 गुना तेज है। मतलब हम अभी 2020 में है, 2025 में है, या 2020 में अगर रहे तो उन लोग 2080 में है। 7 गुना, 20 पंचे 100 का, तो 21वीं सदी में जी रहे हैं। ठीक है, इतने बड़ा अंतर है हमसे और उनसे। क्योंकि टेक्नोलॉजी में आप देख लीजिए, अस्त्र शस्त्र में देख लीजिए, जितने भी चीजें हैं। अमेरिका तो 1945 में परमाणु हमला भी कर दिया था। उस समय हम परमाणु के बारे में जब पढ़ रहे थे स्कूल में, होमी जहांगीर भाभा का नाम आता है, एटॉमिक रिसर्च से जुड़े हुए। उन लोग स्टडी कर रहे थे जिस समय अमेरिका मार रहे थे। ठीक है, और हमने प्रक्षेपण कब किया पता है परमाणु का? 1998 में भारत परमाणु संपन्न देश हुआ है। सोचिए, अमेरिका 1900 कहाँ 42 43, और हम कहाँ 1998, हो गए ना 60 साल पीछे। इसीलिए कहा मैं, इकोनॉमी के दृष्टि से भी अगर आप देखोगे 4 ट्रिलियन अभी भारत का हुआ है इतने समय में, अमेरिका का 30 ट्रिलियन से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, मतलब 8 गुना। तो 2025 चल रहा है तो वर्ष का भी 8 गुना। तो हम 2020 21वीं सदी में है, तो उन लोग किस में चले जाएंगे? 22वीं सदी में। जब हम भारत 22वीं सदी में जाएगा, हम उस समय तो खैर नहीं रहेंगे, ऊपर चले जाए रहेंगे सभी। अब कहाँ इतना समय तक थोड़ी ना जिंदगी रहेगा। तो ये खूबसूरत भारत के मॉडल को हम लोग नहीं देख पाएंगे। वो आने वाले 2 4 3 पीढ़ी रहेगा, उन लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखना चाहो तो आप अमेरिका चले जा सकते हैं, अच्छा खासा रोड बिजली सब देखना है तो। ठीक है, ये है विकसित कंट्री का। यहाँ पर विकासशील कंट्री में है भारत, धीरे धीरे लगातार विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी गर्व की बात है कि हम पूरे विश्व में चौथे बड़े इकोनॉमी वाले देश बन गए हैं। क्लियर है? याद रखना, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, सेकंड नंबर पर अपना पड़ोसी चीन। ठीक है, सेकंड पर चीन हो गया है, सेकंड पर चीन है, और थर्ड नंबर पर इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी आता है। थर्ड नंबर पर पूरे विश्व में अभी वर्तमान में जर्मनी है, और 4th नंबर पर है भारत अपना। भारत ने किसे पीछे किया है? जापान को। जापान सोचिए कितने आधुनिक टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं जापान भी। जापान की इकोनॉमी से हमारा इकोनॉमी अभी बड़ा हो गया है। लेकिन इकोनॉमी बड़े है, इसके अतिरिक्त ये मत समझना कि हमारा इनकम बड़ा है। ये तो जीडीपी है, टोटल ग्रोथ की बात है, ये टोटल उत्पादन की बात है। लेकिन इस उत्पादन को अगर व्यक्तियों में विभाजन कर दिया जाए, प्रति व्यक्ति आय में, तब तो फिर गए। क्योंकि पूरे विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? अपने ही देश भारत में है। वर्तमान में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। वो तो पहले चीन थे, दूसरे नंबर पे भारत थे। अब हम भारत वाले किसी से कम नहीं है, जनसंख्या बढ़ा डाले। ठीक है,
सबसे ज्यादा जनसंख्या। अब सोचिए, आप मान लीजिए एक छोटा कंट्री हो, एक छोटा कंट्री हो जिसमें 1 लाख का आबादी है। कितने? या 1,000 का, चलो छोटा सा और उदाहरण ले लेते हैं, 1 लाख को 1,000 कर देते हैं। 1,000 का आबादी है, 1,000 जनसंख्या है, ठीक है। और एक ऐसा देश है जिनमें 4 अरब, चलो 4 अरब करोड़ रुपए का इकोनॉमी है, लेकिन जनसंख्या 145 करोड़ है। समझ आ रहा है? तो ये 100 करोड़ होना ज्यादा बेटर है, इसमें ज्यादा फायदे रहेंगे प्रति व्यक्ति, इसमें बहुत कम। इसमें तो आप 2-3 लाख जाएगा प्रति व्यक्ति इनकम, और इसमें कम से कम 15 से 20 लाख जाएंगे। तो कौन है वो? प्रति व्यक्ति के आधार पर देखा जाए तो भारत पीछे है, ठीक है। ये होता है, हमारा देश की जनसंख्या भी तो बड़ा है, तो क्रय शक्ति क्षमता तो बढ़ना तो लाजमी बात है। तो चौथे नंबर पर है भारत पूरे विश्व में, ठीक है, ये याद रखेंगे। पीपीपी, ट्रिपल पी के आधार पर 3rd पोजीशन पर है। क्रय शक्ति क्षमता बोलते हैं इसको। क्रय शक्ति क्षमता मतलब जितना हमारा पावर है, जैसे प्रति व्यक्ति पब्लिक से जुड़े हुए, तो पीपीपी के आधार पर, ट्रिपल पी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत 3rd पोजीशन पर है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 3रे स्थान पर, 3rd स्थान पर है। ये आते हैं विकासशील कंट्रीज में, बन जाएंगे। चल, इसके बाद है अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था क्या होते हैं? तो अविकसित अर्थव्यवस्था भी 2 प्रकार के होते हैं। ये एक होता है बंद अर्थव्यवस्था और एक होता है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, समझते हैं। हाँ, बंद इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, क्लोज है मतलब एक ऐसा देश या ऐसा शहर मान लीजिए जहां पर ना तो आपके आयात होते हैं ना ही निर्यात होते हैं। आयात निर्यात बिल्कुल क्लोज, बाहरी देश से हमें कोई मतलब नहीं है, और ऐसी इकोनॉमी है बंद अर्थव्यवस्था। कौन से देश में हो सकता है बंद अर्थव्यवस्था? बोलिए, किस देश में हो सकता है? उत्तर कोरिया। क्लोज इकोनॉमी, जहां पर ना तो देखो, बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात, राइट, यहां पर दोनों ही नहीं होते हैं, बंद होते हैं, ना तो आयात ना ही निर्यात। ऐसी इकोनॉमी जहां पर आयात निर्यात नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं बंद इकोनॉमी। जैसे समाजवादी इकोनॉमी का सब कुछ सरकार का नियंत्रण, तो सरकार अगर आयात निर्यात करेगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होंगे। तो उत्तर कोरिया की एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। उत्तर कोरिया से कोई व्यापार नहीं करते होंगे, कहाँ होता है? क्लोज इकोनॉमी है, ठीक है। खुली इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें आयात निर्यात दोनों होते हैं। जैसे मान लो खैरागढ़ है, खैरागढ़ से आप नांदगांव नहीं जा सकते, नांदगांव से कोई सामान नहीं खरीद सकते, तो ये क्या हुआ? बंद। रास्ता को क्या कर देंगे ताकि कोई ना जा सके, वहां से कोई सामान लेकर ना आ सके, ठीक है, ये होता है। और यहाँ का कोई सामान वहां लेकर ना जा सके, इसलिए भी बंद है। तो आयात भी नहीं हो रहा है ना ही निर्यात हो रहा है, दोनों नहीं होगा, ठीक है। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में सब कुछ ओपन रहता है, जैसे चाहे वैसे आयात निर्यात कर सकते हैं, बन जाएंगे, ठीक है। तो खुली अर्थव्यवस्था, इसमें आयात और निर्यात दोनों होते हैं, आयात और निर्यात दोनों रहते हैं, दोनों होते हैं, चलते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारत कौन से अर्थव्यवस्था में आएगा? बंद की खुली? राइट, खुली। हाँ, तो खुली अर्थव्यवस्था में आता है भारत, ठीक है। तो भारत को तीनों के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, विस्तृत अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर
विकासशील अर्थव्यवस्था। बाजार के आधार पर अगर देखा जाए बाजार कैसा है, खुला कि बंद, तो बाजार के आधार पर खुला है, खुली इकोनॉमी है यहाँ का। वैसे अधिकतर देश जो है खुली इकोनॉमी में आते हैं। ठीक है, चलिए।